ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ठीक है। इज एन ए पी देन फाइंड। ये ठीक है, मान लिया ये इसने ए पी दे रखा है, तो फिर हमें क्या क्या चाहिए, सम नंबर ऑफ टर्म चाहिए, सम ऑफ ऑल टर्म चाहिए, हाउ मेनी टर्म शुड बी टेकन सच दैट समेशन एक्सीड्स 120। एक जैसी क्वेश्चन है वैसे, इनका डिफरेंस कितना है, 6 6। तो आंसर में कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमें 88 दिखाई दे रहा है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से टी एन मतलब लास्ट टर्म को मान लिया 88 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना हो गया, ये 4 प्लस एन माइनस वन इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ से एन माइनस वन कितना हो गया, 88 माइनस 4 अपॉन 6, तो ये हो गया 84 अपॉन 6। ये ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एन माइनस वन कितना हो जाएगा 12, या फिर एन कितना हो जाएगा 13। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 13। तो ये तो आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में क्या बोला है, सम ऑफ ऑल टर्म। तो सम ऑफ ऑल टर्म के लिए अगर पहला टर्म और लास्ट टर्म अवेलेबल है तो वो हो जाएगा एन बाई टू। ये ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो वो हो जाएगा 13/2 इंटू फर्स्ट कितना है 4 प्लस 88, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस दो से कैंसिल कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। तो दिस इज 13 इंटू 44 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 46। तो ये कैलकुलेट कर लेना अपने आप। ये आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। फिर थर्ड पार्ट क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सच दैट समेशन एक्सीड 120। ठीक है, तो एस एन क्या है, 120 एक्सीड कर जाना चाहिए, तो शुड बी ग्रेटर देन 120। अब एस एन क्या होगा, एन बाई टू। ये ठीक है, मतलब ये वाला एन और ये वाला एन अलग है। ठीक है, मान लिया, चलो हमने ऐसे बोल दिया कि थर्ड पार्ट में मान लिया हमने एन नहीं एम टर्म्स लिए जिनका समेशन 120 एक्सीड कर रहा है, तो एम टर्म का समेशन कितना हो जाएगा, 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी शुड बी ग्रेटर देन 120। तो यहाँ से आ जाएगा m बाई टू, 2a, तो ट्वाइस इंटू फर्स्ट टर्म कितना है, 4 इंटू टू कितना हो गया, ये 8 प्लस m माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 6। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो कितना आ गया यहाँ से m एंड 3m माइनस प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन, ये ठीक है, 120। सही लिखा है हमने। बिल्कुल, कॉमन डिफरेंस 6 है, बिल्कुल है। फर्स्ट टर्म 4 है, ये भी सही है। ये ठीक है, ये आ जाएगा। m तो वैसे इंटीजर है, तो चाहे तो उसको 120 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाके सॉल्व कर लो, चाहे ऐसी वैल्यू रख के देख लिया। जैसे मान लिया मैंने 3 रखा, तो ये तो 3 हो जाएगा, ये कितना होगा, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, तो ये तो 10 हो गया, तो सम तो 30 तक ही पहुंचा। ठीक है, फिर मान लिया मैंने 6 रखा, 6 रखा तो ये 6 हो गया, ये हो गया 19। ये ठीक है, 19 इंटू 6 कैलकुलेट करके देखो तो वो 104 तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर अगर मैंने 7 रखा तो ये 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, इंटू 22, तो ये दिख रहा है हमें कि 120 क्रॉस हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि आंसर क्या हो गया, 7 टर्म्स। ये ठीक है। अच्छा, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सच दैट समेशन एक्सीड्स 120। मतलब हमें कितने टर्म लेने चाहिए कि सम 120 से ज़्यादा आ जाए। तो आंसर 7 नहीं होगा, 7 तो मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो गया जो हमें 120 से ज़्यादा है। अगर मैंने 8 ले लिया तो भी सम 120 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव टर्म है। 9 ले लिया तो भी सम जो होगा वो 120 से ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, रिक्वायर्ड, ये ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स
शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, मतलब 7 या 7 से बड़ा होगा तो फिर जो सम है वो 120 को क्रॉस करेगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी टेकन सच दैट सम एक्सीड 120, मतलब हमें मिनिमम कितना टर्म लेना चाहिए कि सम 120 क्रॉस कर जाए, तो उस वाले केस में जो आंसर होगा वो 7 हो जाएगा, क्योंकि कम से कम तो 7 टर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। लेट्स गो टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला? सोल्यूशन 4 इन एन एपी टीएम, टीएम का मतलब है mth टर्म इज 1/n एंड tn कितना है 1/m, देन शो दैट s mn is equals to half mn plus 1। ठीक है, तो हमने मान लिया जो AP है ये, ठीक है। AP डिसाइड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म मान लिया हमने A है और कॉमन डिफरेंस मान लिया हमने D है। ठीक है, अच्छा थियोरटिकली अगर मैं ये देखूं कि मेरे को चाहिए क्या, तो हमें ये शो करना है ये, ठीक है, या फिर ऐसे बोलोगे एस एम एन की वैल्यू निकालनी और ये गिवन है, तो दो इक्वेशन गिवन है और हमारे पास दो ही अननोन है ए और डी। तो थियोरटिकली तो ऐसे हो सकता है विदाउट दिमाग खर्च किए कि हम इन दोनों इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकालें। जैसे टी एम जो हो जाएगा mth टर्म वो हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, वो हो जाएगा 1/n, और टी एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो हो जाएगा 1/m। अगर मैं इन दोनों को ऐसे घटा दूं तो ये ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ डी कॉमन आ गया और m माइनस एन बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आएगा 1 माइनस एन 1 माइनस एम। ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, नहीं दे रखा है तो मान लिया कि m इज नॉट इक्वल टू एन, m इज नॉट इक्वल टू एन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर मैंने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा m माइनस एन अपॉन एम एन, तो ये m माइनस एन और ये कैंसिल हो गया, तो d का वैल्यू कितना आ गया 1 अपॉन एम एन, एक वेरिएबल सॉल्व हो गया। अब किसी भी इक्वेशन से, जैसे मान लिया इस इक्वेशन से a का वैल्यू निकाल लिया, तो a कितना हो जाएगा 1/m माइनस इसको उधर ले गए n माइनस वन इंटू डी, और d का वैल्यू ये ला के रख दिया, तो ये हो गया 1/m माइनस n माइनस वन अपॉन एम एन। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लिया, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा n माइनस वन अपॉन एम एन, तो ये भी कैंसिल, ये भी 1 अपॉन एम एन आ गया, तो d का वैल्यू भी आ गया, a का वैल्यू भी आ गया। तो अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि एस एम एन क्या होगा, यहाँ पे n का काम ये कर रहा है, तो वो तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस वन, n का काम एम एन कर रहा है इन टू डी, ये हो गया। ठीक है, रखो वैल्यू, दिस इज mn/2 2a 2 अपॉन a का वैल्यू तो ये निकला है 1 अपॉन एम एन, तो वो आ जाएगा एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी का भी यही वैल्यू निकला है एम एन, ये आ गया। तो कुछ भी नहीं, ये और ये कैंसिल हो गया, और अंदर कितना बचेगा एम एन माइनस वन और ये प्लस टू, तो आ जाएगा एम एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, प्रूव क्या करना था, यही करना था, एम एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई टू, तो यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जो है अभी जो हम इस तरह के जो क्वेश्चन कराने हैं दीज आर कॉल्ड प्रोसीजरल क्वेश्चन। इसमें कहीं आईक्यू खर्च नहीं हो रहा है कि हम ये बैठ के सोचेंगे ये कैसे सॉल्व होगा, जो वो बोल रहा है वो करते जाओ। जैसे उसने एपी बोला तो हमने एपी अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, फिर उसने बोला कि mth टर्म ये है nth टर्म ये है, तो हमने वो लिख लिया, आगे सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चन तो अगर एग्जाम में आ रहा है तो 101% होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजरल क्वेश्चन है, इसमें कहीं दिमाग नहीं खर्च होगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 7n plus 1 4n plus 27, then find the ratio of their
11th टर्म। मतलब क्या बोला उसने क्वेश्चन में, उसने लोग दो एपी दे रखा है अलग अलग, और कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि ये दो एपी हैं, इसमें पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके जो nth टर्म आया, इसमें पहला दूसरा तीसरा, इसमें जो nth टर्म आया, उनका जो रेशो है वो ये 7n+1 इज टू 4n+27। ये ठीक है, सॉरी एन टर्म का रेशो नहीं है, हमने पहली वाली एपी के पहले एन टर्म्स को जोड़ा, दूसरी वाली एपी के पहले एन टर्म्स को जोड़ा, वो रेशो ये आ गया। ये ठीक है एन की हर वैल्यू के लिए। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। ये ठीक है, ये पूछा गया। फिर उनके 11th टर्म का रेशियो चाहिए। मतलब उसने क्या किया, एस एन अपॉन दूसरी वाली का एस एन, वो रेशो तो ये दे रखा है 7n+1 एंड 4n+27। ये ठीक है, तो तुम ऐसे मानो कि सोल्यूशन, मान लिया एक ए पी तो ये ए+d a+2d कॉमा ऐसे करके एक ए पी है AP1, और जो दूसरा ए पी है वो ऐसे, मान लिया उसमें कैपिटल ए है, ये कैपिटल A+d है, फिर कैपिटल A+2d है एंड सो। ये ठीक है, मान लिया इस ए पी के लिए सम ऑफ एन टर्म स्मॉल एस एन है सॉरी, तो वो कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 * d। इसके लिए मान लिया जो पहले एन टर्म का समेशन हो कैपिटल एस एन है, वो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 * d। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्वेश्चन में इन दोनों का रेशो दे रखा है। ये ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो एस एन अपॉन एस एन है ये गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू, ये ठीक है, वो कितना है 7n+1 4n+27। ये ठीक है, ये कितना है 7n+1 एंड 4n+27, ये दे रखा है। तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैंने उठा के वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट किया तो दिस विल इम्प्लाई n/2 2a प्लस n-1 * d होल डिवाइडेड बाई n/2 2a प्लस n-1 * कैपिटल D इज इक्वल्स टू 7n+1 अपॉन 4n+27, ये दे रखा है। ठीक है, ये तो ऐसे ही कैंसिल कर दिया, और हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है T11 अपॉन कैपिटल T11। मान लिया इसका nth टर्म स्मॉल tn है, इसका nth टर्म कैपिटल Tn है। ठीक है, तो अगर हमने nth टर्म का रेशो निकाल लिया तो उसमें n की जगह 11 रख के इन दोनों का भी रेशो आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वापस गिवन क्या है, ये वाला जो रिलेशन है वो हो गया 2a प्लस n-1 * d अपॉन 2 कैपिटल A प्लस n-1 * कैपिटल D इज इक्वल्स टू 7n+1 अपॉन 4n+27 4n+27। ठीक है, ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि ये तो चाहिए हमें और ये दे रखा है। ठीक है, तो जो चाहिए हमें हम उसको हमने एक बार ऐसे लिखा a प्लस 11th टर्म, तो 11-1 * स्मॉल t डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस 11-1 * कैपिटल D, तो हो गया a प्लस 10d अपॉन कैपिटल A प्लस 10 कैपिटल D। ये रेशो चाहिए हमें इफेक्टिवली, और ये दे रखा है। ठीक है, तो अब तुम देख लोगे ये कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से ही बनेगा। तो हमने क्या किया, पहले तो ऊपर नीचे दो कैंसिल किया, मतलब दो हटाया, तो ऐसे आ गया n-1/2 टाइम्स d अपॉन कैपिटल A प्लस n-1/2 टाइम्स कैपिटल D। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर नीचे दो से डिवाइड किया है, तो राइट हैंड साइड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन दिस 4n+27। ये ठीक है, अब यहाँ तो क्या है
कि हमें ये दिख रहा है कि यहाँ ए लिखा है, डी लिखा है, तो यहाँ पे भी ये ए लिखा है, ये डी लिखा है, बस डी के साथ 10 चाहिए। ठीक है, ऊपर भी 10 चाहिए और ये डिनोमिनेटर में भी यहाँ 10 चाहिए। तो बहुत ईजी है। ये जो गिवन है ये तो एन की हर वैल्यू के लिए सही है, मतलब एन 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये हमेशा होल्ड कर रहा है। तो अब हमें इफेक्टिवली क्या चाहिए, इस n-1 की जगह n-1/2 की जगह 10 चाहिए। उसका मतलब क्या है कि n कितना होना चाहिए, इधर गए तो 20 और फिर ये 1 इधर आ गया तो 21। तो n की जगह अगर मैं 21 रखूँ, इसमें तो n कुछ भी रख सकते हैं बिकॉज द रेशो इज़ ट्रू फॉर ऑल n। तो n की जगह अगर 21 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो वापस यही बन जाएगा जो हमें चाहिए, 10 कैपिटल D, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। तो यहाँ तो आ जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ आ जाएगा 84 प्लस 27, या फिर दिस इज 148 divided by, if I am not making any mistake, 148 divided by 111 I guess। ये ठीक है, ये आ जाएगा, ये ठीक है। तो ये आंसर आ गया। बाकी अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये 4/3 आ जाएगा, क्योंकि जो 37 है वो कॉमन फैक्टर है, ऊपर नीचे ये 37 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो आंसर कितना हो गया, रिक्वायर्ड, ये ठीक है, रेशियो इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर क्वेश्चन में मान लिया वो बोलता है कि 11 टर्म, यहाँ तो इसने 11 टर्म का बोला, 11th टर्म की बजाय अगर वो बोले कि n टर्म्स का रेशियो बताओ, मतलब अगर वो बोले यहाँ पे t इसकी बजाय वो बोले कि हमें तो Tn अपॉन कैपिटल Tn चाहिए, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। वो ऐसे हो जाएगा, तुम यहाँ से पहले एक बार और लिखो इसको, a प्लस n-1/2, ठीक है, टाइम्स t होल डिवाइडेड बाई कैपिटल A प्लस n-1 टाइम्स कैपिटल D, विच इज इक्वल टू 7n प्लस 1 4n प्लस 27, 7n प्लस 1 4n प्लस 27, ये आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी अगर मेरे को n टर्म का रेशियो चाहिए तो Tn में क्या आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ जाएगा। एक मिनट के लिए तुम n को भूल जाओ, अगर मेरे को mth मतलब mth टर्म का रेशियो मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, m की जगह आगे चल के n बोल देंगे। तो उस mth टर्म बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे ये m-1 चाहिए, मतलब a चाहिए, d चाहिए, m-1 चाहिए। तो यहाँ पे a चाहिए, d चाहिए, यहाँ पे m-1 चाहिए। तो हमने क्या किया कि स्मॉल n की जगह कुछ रखेंगे ताकि इस जगह पे m-1 क्रिएट हो जाए। तो क्या रखें, ये जानने के लिए उल्टा सॉल्व कर लो, इसकी जगह हमें m-1 चाहिए, तो हो जाएगा n-1 बराबर 2m-2, या फिर n कितना होना चाहिए, 2m-1। उसका मतलब क्या है कि अगर इस रेशो में मैं n की जगह 2m-1 रख दूँ तो अपने आप क्या होगा, a प्लस, यहाँ पे रख के देखना अपने आप इस जगह पे, ये तो अपने आप बन जाएगा m-1 इंटू डी, और नीचे आ जाएगा कैपिटल A प्लस m-1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 7, n की जगह 2m-1 प्लस 1 4n प्लस 27 अपॉन 4 n की जगह, ये ठीक है। तो ये बेसिकली आ गया स्मॉल tm अपॉन कैपिटल Tm विच इज इक्वल टू 14m माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8m प्लस 23, यह आ जाएगा रेशियो। ये ठीक है। अब मान लें हमें 11th टर्म चाहिए तो हमने इसमें स्मॉल m की जगह 11 रख दिया, ये ठीक है। अगर हमें चाहिए nth टर्म का रेशियो तो कोई बात नहीं, ये तो mth टर्म का रेशियो। अगर मेरे से पूछा है कि pth टर्म का रेशियो क्या होगा
तो m की जगह यहाँ p रख दिया, ये ठीक है। 14p माइनस 6/8p+23, ये pth टर्म का रेशो हो गया। अगर मैं पूछूँ qth टर्म का रेशो क्या होगा तो q रख दिया। अब अगर मैं पूछूँ nth टर्म का रेशो क्या होगा तो कोई बात नहीं, इसमें n रख दिया, ठीक है। 8n+23, ठीक है। ये मैंने p वगैरह का नाम क्यों लिया, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या डाउट होगा कि इसमें m की जगह हमने n कैसे रख दिया, जबकि यहाँ तो हम बोले थे कि n इसके बराबर है। अरे ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है वो ये रिजल्ट लाने के लिए किया। अब ये जो रिजल्ट आ गया वो तो हमेशा ही सही है ना, चाहे m कुछ भी हो, ठीक है। अब उस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो अगर मान लिया उसने बोला था कि 11 टर्म का रेशो चाहिए तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज़, अगर हम प्रोसीजर से करना चाहें तो हमें तो बेसिकली ये गिवन है, ठीक है। प्रोसीजर से करना चाहें तो हमें ये गिवन है, ठीक है, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल एन। तो जो हमने ये बोला ना विच इज़ ट्रू फॉर ऑल एन, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि ये एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं प्रोसीजर से करना चाहूँ, मतलब ये सब ना करना चाहे, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले तो, फिर सारे टर्म को एक तरफ कर दिया, ये ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, तुम देखोगे कि n में से एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ये ठीक है। अब अगर ये n की हर वैल्यू के लिए सही है तो ये n में आइडेंटिटी होनी चाहिए। n में आइडेंटिटी होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ लिखा है वो जीरो होना चाहिए, जो यहाँ लिखा है वो भी जीरो होना चाहिए, और जो यहाँ लिखा है वो भी जीरो होना चाहिए। तो जब तुम उन तीन को जीरो करोगे तो तुम्हें तीन रिलेशन मिल जाएगा, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी में। इन चार वेरिएबल में तीन रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि किसी भी एक को पकड़ लिया, जैसे हमने स्मॉल ए को पकड़ लिया, बाकी जितने भी वेरिएबल हैं इन तीनों इक्वेशन से, जैसे स्मॉल डी हो गया, कैपिटल ए हो गया और कैपिटल डी हो गया, इन तीनों को हमने सॉल्व कर लिया स्मॉल ए के टर्म्स में। और जब वो सॉल्व हो जाए तो फिर ला के यहाँ रख दिया जो एन टर्म का जो भी रेशो आ रहा था, ठीक है। या फिर जो 11 टर्म चाहिए तो इसके टर्म्स में इन तीनों को सॉल्व करके रख दिया, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये ठीक है। मेरे ख्याल से ये वैसे जो हमने शुरू में डिस्कस किया है, होप वो समझ में आ गया होगा। एपी में अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नोट इज अगर मान लिया हमें ये शो करना हो कि 3 नंबर एपी में है, ये ठीक है। मान लिया हमने ये शो करना कि ए बी सी ये तीनों नंबर एपी में, तो ऑफ कोर्स बी और ए के बीच का जो डिफरेंस है वो सी और बी के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, ये ठीक है। तो इसी को लिख लिया, टू शो दैट 3 नंबर्स से ए बी सी आर इन एपी, ये ठीक है। वी कैन शो, एक तो हमने ये दिखा दिया b-a और c-b ये दोनों बराबर हैं, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आएगा वो बराबर है, तो काम चल जाएगा, ये ठीक है। और अगर हमने ये दिखा दिया कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है, ये ठीक है, तो भी काम चल जाएगा। या फिर अगर हमने ये दिखा दिया कि b माइनस ए माइनस सी माइनस बी जीरो के बराबर है, तो भी काम चल जाएगा। ये अब तो मैं लग रहा हो कि ये क्या है, ये तो सेम ही चीज़ वो घुमा घुमा के बोल रहे हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में आगे ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे करके लिखना इजी हो, ऐसे करके मतलब ए बी सी की जगह बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिखे हो, फिर वो बोले प्रूव दैट दीज 3 टर्म्स आर इन ए पी। तो ऐसा हो सकता है कि हमने ये और इसका डिफरेंस कैलकुलेट किया, वो आराम से सॉल्व हो जाए, वो हमें पता लग जाए कि जीरो आ गया, ये ठीक है। किसी केस में हो सकता है कि ये इजीली सॉल्व हो जाए, किसी में हो सकता है कि ऐसे ही प्रूव हो जाए, ठीक है। वो फिर मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2b = a+c से हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि कैसे करना है, तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार b-a माइनस c माइनस b ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है वो जीरो जल्दी प्रूव हो जाए।
ये ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, नंबर्स इन एपी, ये ठीक है, विल बी इक्विडिस्टेंट, ये ठीक है, ऑन नंबर लाइन, ये ठीक है, इफ दे आर रियल। मतलब अगर हमने रियल नंबर वाला एक एपी लिया जिसमें जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर है, अगर हमने उसको रियल लाइन पे प्लॉट किया तो जो उनके बीच का डिफरेंस है, ये ठीक है, जैसे मान लें ये आ गया, ये आ गया, ऐसे ये एपी के टर्म है, तो ये जो डिस्टेंस है यही कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है वो अभी आगे पता लग जाएगा। ये ठीक है, जैसे मान लें अगर ए बी सी डी ये चार नंबर हैं, तो जो बी होगा वो ए और सी का मिड पॉइंट होगा नंबर लाइन पे, या फिर जो बी और सी होगा, ये ठीक है, वो ए डी को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। ये ठीक है, इसका यूज़ क्या है मैंने क्या बताया कि अभी आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, अभी तो ऐसे याद रखो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर कोई भी एपी दे रखा है उसके सारे टर्म्स में, मान लें कोई भी एपी ऐसे दे रखा है ए प्लस डी, ये ठीक है, ए प्लस टू डी, मान लें ऐसे दे रखा है, हमने क्या किया, सारे टर्म्स में एक नंबर के जोड़ दिया, तो याद आएगा ए प्लस के प्लस डी, फिर ए प्लस के प्लस टू डी, ऐसे आ जाएगा। ये ठीक है, तो किसी भी एपी के अगर सारे टर्म्स में हमने एक कांस्टेंट नंबर जोड़ दिया के, तो भी वो एपी ही रहेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है वो तो फिर भी उतना ही रहेगा। अगर के पहले में जुड़ा है तो के तो दूसरे में भी ऐड हुआ है। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो तो उतना ही रहेगा। तो दिस विल ऑल्सो बी एपी, पहला चीज, एंड विद सेम कॉमन डिफरेंस। ये ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस भी सेम ही रहेगा। अच्छा, अगर जोड़ सकते हैं तो घटा भी सकते हैं। मैंने तो ये बोला कि के जोड़ा है तो के तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, के नेगेटिव होगा तो अपने आप एक टर्म घट जाएगा। ये ठीक है, अगर इसको हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये ऐसा आ जाएगा ए के, ये ठीक है, ए के प्लस के डी, फिर आ जाएगा ए के प्लस टू के डी, फिर कॉमा एंड सो ऑन। ये ठीक है, ये आ जाएगा अगर पूरे सबको के से मल्टीप्लाई कर दिया। सबको के से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी भी ये देख सकते हो कि इनका जो डिफरेंस है वो अभी भी कांस्टेंट है। इसका डिफरेंस के डी है, इसका डिफरेंस भी के डी है। तो अगर ए पी के सारे नंबर को हमने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो भी जो रिजल्टिंग सीरीज आएगा वो ए पी ही आएगा। ये ठीक है, बट कि इस बार क्या होगा, इस पर कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो भी के टाइम्स हो जाएगा। अगर हमने के से मल्टीप्लाई किया तो के टाइम्स हो जाएगा पहले वाले कॉमन डिफरेंस का। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ए पी के कॉमन डिफरेंस मान लिया 3 है और फिर हमने उस ए पी के सारे टर्म को मान लिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब जो नया ए पी आएगा उसका कॉमन डिफरेंस 3 × 5 15 हो जाएगा। ये ठीक है, ए पी एंड कॉमन डिफरेंस विल बी के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, या के टाइम्स दैट ऑफ ओरिजिनल। जो ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस होगा उसका के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई किया तो ऑफकोर्स डिवाइड भी कर सकते हैं। के का वैल्यू तो 1/2 भी हो सकता है, तो अगर 1/2 होगा तो इफेक्टिवली हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये ठीक है, ये तो मान लिया ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट, अगर मान लिया दो ए पी दे रखा है, ऐसे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे करके एक ए पी दे रखा है, और दूसरा ए पी ऐसे दे रखा है ए प्लस डी, ए प्लस सॉरी कैपिटल ए प्लस टू डी एंड सो ऑन। अगर इन दोनों को हमने जोड़ा, ये ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा ए प्लस ए कॉमा ए प्लस डी, फिर कॉमा ए प्लस टू डी प्लस टू कैपिटल डी एंड सो ऑन। ये ठीक है, अगर दो ए बी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ा, मतलब पहले पहले टर्म को, दूसरे दूसरे टर्म को, तीसरे तीसरे टर्म को ऐसे करस्पॉन्डिंगली जोड़ा, तब जो सीरीज आएगा वो भी ए पी आएगा।
ये ठीक है। बस इस वाले केस में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी, स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। ये ठीक है, ए पी आएगा विद कॉमन डिफरेंस एज सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ गिवन एपीज। ये ठीक है, घटा दिया तो भी एपी आएगा। ये ठीक है, उस वाले केस में स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, वो तो सेम ही लॉजिक है। किसी भी एपी को अगर मान लिया हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो एपी रहेगा। बस कॉमन डिफरेंस अगर पहले 4 आ रहा था तो सारे टर्म्स को अगर हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब -4 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अगर हमने दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया तब तो एपी बनेगा, बट अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो एपी नहीं बनेगा। वो तो तुम अपने दिमाग से ऐसे सोच सकते हो कि मान लें अगर हम जनरल टर्म की बात करें तो पहले वाले एपी का जो nth टर्म होगा वो n का एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, दूसरे वाले एपी का जो nth टर्म होगा वो भी n का एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर मैंने करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है तो जो नया सीरीज आया उसके लिए तो जो nth टर्म आया वो तो एक क्वाड्रेटिक आ गया, तो वो एपी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एपी के लिए तो nth टर्म नेसेसरीली लीनियर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, सॉरी तीसरा पॉइंट हो गया। नाउ विल मूव टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इफ से पहले ऑड लिख लेते हैं, इफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आर टू बी टेकन in AP, then take them symmetrically around a minus d, a plus d। ये ठीक है, अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एपी में लेना हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर हमने मान लिया 5 टर्म लेना है तो अगर हमने ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d ऐसे करके 5 टर्म ले लिए तो भी हमेशा क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे लेने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d वैसे लेने से सॉल्व ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये ठीक है, थियोरेटिकली दोनों में कोई अंतर नहीं है, बट थोड़ी बहुत जगह कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। कैसे फ़ायदा हो सकता है कि मान लिया अगर हमें तीनों टर्म का सम दे रखा हो, मान लिया उसने बोला कि 3 टर्म लेने हैं, तो हमने क्या बोला कि इन तीनों के अराउंड लेना है, तो अगर 3 टर्म लेने तो यही 3 ले लिए। जैसे अगर हमें 3 टर्म लेने हैं तो उनको हमने ऐसे एज्यूम कर लिया, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये ठीक है, 5 टर्म लेने हैं तो ये 3 तो रख ही लिए, 2 और ले लिए, एक आगे और एक पहले, तो इनका कॉमन डिफरेंस तो डी है। तो अगले वाला कॉमन टर्म क्या आ जाएगा, अगर हमें 5 टर्म लेना है, अगर हमें 5 टर्म लेना है तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, ये 3 तो ले ही लिए, एक इससे पहले वाला ले लिया वो ए माइनस 2d हो जाएगा, एक इससे अगले वाला ले लिया ए प्लस 2d हो जाएगा। तो अगर 5 टर्म लेने तो ऐसे ले लिए, अगर 7 लेने हैं, 7 लेने तो इसके आगे एक और ले लिया ए प्लस 3d, एक सबसे पहले ले लिया ए माइनस 3d। ये तो बात हो गई कि अगर हमने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने तो ऐसे ले लिया। दूसरा हमने क्या बोला कि अगर मैं कभी भी ऐसे एज्यूम करूँ, मान लिया 3 टर्म को ए प्लस डी, ए प्लस 2b, तो भी हमेशा ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ठीक है, बस इसका थोड़ा बहुत एडवांटेज क्या हो सकता है, मान लिया अगर उसने क्वेश्चन में हमें ये दे रखा हो कि सम ऑफ द टर्म्स, उसने बोला कि 3 टर्म है एपी में जिसका सम 25 है, तो कुछ भी नहीं, बस सम करने पे एक ही वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें दो दो वेरिएबल कैरी करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ठीक, ये थोड़ा सा एडवांटेज है और कोई एडवांटेज नहीं। ठीक है, अगर ए प्लस डी, ए प्लस 2d करके लिया तो भी हमेशा चलेगा। ये ठीक है, ये तो फोर्थ हो गया। फिफ्थ हो गया, ये ठीक है, इफ़ इवन नंबर ऑफ terms are to be taken, then take them symmetrically around a minus d, a plus d। ये ठीक है, इसके अराउंड सिमेट्रिकली ले लिया।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें 4 टर्म चाहिए, ये ठीक है, तो इन ये दोनों तो रख ही लिया, दो और ले लिया। अब दो और जो आएगा वो एक आगे ले लिया और एक पहले ले लिया। अच्छा, इससे अगला जो टर्म आएगा वो a प्लस टू डी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमने ये दोनों टर्म लिया है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो टू डी हो गया। तो अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस टू डी है तो इसका और इससे अगले वाले के बीच का डिफरेंस भी टू डी होना चाहिए। तो मतलब जो अगले वाला टर्म लिया जाएगा a प्लस थ्री डी ऐसे लिया जाना चाहिए। ऐसी जो इससे पहले वाला लिखा लिया जाएगा उससे टू डी कम होना चाहिए। तो इसमें से अगर टू डी घटाया तो a माइनस थ्री डी आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस इस एपी के लिए टू डी होगा, ना कि डी। मतलब 11th वाले बहुत सारे बच्चों को हम क्वेश्चन गलत करा सकते हैं इसी तरह का चीज़। देखिए हम लोग चार टर्म है, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, फिर हमने बोला कॉमन डिफरेंस बताओ। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको यूज़ करके वो सॉल्व वॉल्व करेंगे, लास्ट में डी निकाल लिया अगर उन्होंने ऐसे माना है तो। और वो जो डी निकल के आया वही आंसर में बता दिया तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर हमने ऐसे माना है तो फिर कॉमन डिफरेंस टू डी है। अगर मैं मान लिया ऐसे मानूँ ए प्लस डी, ऐसे करके चार टर्म माने ए प्लस टू डी, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस वाले केस में कॉमन डिफरेंस डी ही है। ये ठीक है। तो बस कहने का मतलब क्या है कि ये ध्यान रखा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। ऐसे अगर छः टर्म लेना हो तो ये चारों तो रख ही लिया, एक इसके आगे आ जाएगा ए प्लस फाइव डी और एक इससे पहले आ जाएगा ए माइनस फाइव डी। ये ठीक है। और ये नोट हमने फिर बोल दिया, इन दिस केस कॉमन, ये ठीक है, डिफरेंस इज टू डी। ये नोट करने लायक चीज़ है कि इस केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो टू डी है, डी नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट इज अरिथमेटिक मीन और ए एम। ये ठीक है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वैसे ही अर्थमेटिक मीन, इसका भी एपी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब इसमें अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अब इसके अंदर ए पार्ट फॉर एनी के नंबर्स। ये ठीक है, मान लिया ए वन ए टू ए थ्री ऐसे करके के नंबर दे रखे हैं ए के तक। ये ठीक है, ए एम इज डिफाइंड एज ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस एंड सो ऑन ए के होल डिवाइडेड बाई के। ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए एम ऑफ numbers is equals to sum of numbers divided by number of numbers। ये ठीक है, मान लिया। अच्छा, पहला चीज़ तो ध्यान देने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। पहला चीज़ तो यहाँ एन ही लिखा है, उसका मतलब कोई भी नंबर हो, एपी से कोई मतलब नहीं। हमने ये नहीं बोला कि नंबर एपी में होने चाहिए, कोई भी नंबर हो, एपी में हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने भी नंबर हो उनका अगर हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो ये तरीका, उन सबको जोड़ दो और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दिए। सीधी सी बात है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो पता ही कैसे। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए एम ऑफ -2 -3 0 5 एंड 12 विल बी, जोड़ दिया, -2 -3 +0 +5 +12 डिवाइडेड बाई टोटल कितने नंबर है 5, तो 5, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 12/5 या फिर 2.4। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ए एम ऑफ, ठीक है, 2 2 और 5 कितना होगा इन तीनों नंबर का एम। ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब क्या, ये इन तीन नंबर का, बाहर लिखने का ए एम लिखा है तो ए एम चाहिए, तो हो जाएगा 2 + 2 + 5
होल डिवाइडेड बाई 3, तो कितना होगा 2 और 2 4 5 9 बाई 3, कितना हो गया 3। क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों नंबर एपी में नहीं, कोई भी नंबर हो एम तो ऐसे निकालेंगे। ये ठीक है बस। और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो मान लें अगर A1 A2 ऐसे करके A K तक लिखा है, तो इन सबको जोड़ दिया तो मतलब हमने ऐसे लिखा आई इज इक्वल टू 1 से लेके K तक होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर 1 2 3 ऐसे करके कितने नंबर है K, तो K से डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो यही फॉर्मूला लिखा है, बस ऊपर सिग्मा यूज़ कर लिया सम के लिए ना, सिग्मा बना के लिख दिया तो ये आ गया। ठीक है बस, कुछ भी नहीं है इसमें, अर्थमेटिक मीन ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो पहले से पता होगा। ठीक है, फिर बी पार्ट क्या है। अगर हमने मान लिया 3 नंबर है या 2 नंबर, मान लिया 2 नंबर है, मान लिया एक 2 है और एक 5 है, इन दोनों का एवरेज निकाला या अर्थमेटिक मीन निकाला या फिर ए एम निकाला, तो वो जो ए एम आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। ऑफकोर्स एवरेज की बात करें, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो दो है, दो मान लिया 2 और 5 2 नंबर है, इनका ए एम निकालना है, तो जो ए एम है वो 2 से छोटा नहीं हो सकता, 5 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कभी भी जितने भी नंबर दे रखे हैं, ये तो हमने 2 लिया, मान लिया में 10 नंबर दे रखे हैं, उन 10 नंबर का हमने एवरेज निकाला, तो जो एवरेज है वो उन नंबरों में जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा नहीं हो सकता, और उन नंबरों में जो सबसे छोटा है उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लिया लेट A1 A2 A3, ये ठीक है, बीच में कोई AK है, फिर मान लिया AP है, ऐसे करके मान लिया n नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, लेट इन दीज नंबर मिनिमम इज मान लिया AK एंड मैक्सिमम इज AP। इन सब नंबरों में मान लिया ये सबसे छोटा नंबर है और AP सबसे बड़ा नंबर है, देन ये ठीक है AM ऑफ these numbers A1 A2 and so on up till AN, ये ठीक है, will be less than AP, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता, एंड विल बी ग्रेटर देन, सबसे छोटा नंबर क्या है AK, तो उससे छोटा भी नहीं हो सकता। तो ये हो गया। सारे केस को कवर करने के लिए अगर बाई चांस सारे नंबर बराबर हो जाएं, सारे नंबर 4 4 4 4 हो जाएं, तो उनका AM भी 4 ही आएगा, तो फिर यहाँ बस कुछ नहीं, इक्वालिटी लग जाएगा। ये ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, केवल एक ही केस में होल्ड करेगा जब सारे नंबर बराबर हो जाएं। अगर एक भी नंबर डिफरेंट हो गया तो फिर इक्वालिटी होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं ए एम ऑफ ए आईज मतलब आई का वैल्यू 1 से लेके एन तक है, विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए आईज एंड विल बी लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ ए आईज। मतलब जितने भी नंबर है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा ही रहेगा या बराबर होगा, और जो सबसे छोटा नंबर है उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। यही अभी तक तो हमने एपी की कहीं बात ही नहीं की, हमने ये बोला ही नहीं कि एपी में नंबर होने चाहिए, एपी में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये ठीक है, बट अगर नंबर एपी में है, नहीं है एम तो फिर भी निकल आएगा, बट अगर एपी में है तो फिर एक एडिशनल प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होगा। वो प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे एपी के ये नंबर लिखे हुए हैं, तो लास्ट से और शुरू से सिमेट्रिक टर्म्स उठाए, मान लें अगर शुरू से 5वां टर्म उठाया तो आखिरी से भी 5वां टर्म उठाया, इन दोनों का एम निकाला। ये ठीक है, या फिर शुरू से मान लिया दूसरा तीसरा उठाया, आखिरी से भी दूसरा तीसरा उठाया, ये जो 4 टर्म आए इनका एम निकाला। या फिर शुरू से लगातार 5 उठा लिए, आखिरी से भी लगातार 5 उठा लिए, ये जो 10 नंबर आए इनका एम निकाला।
वो जो ए एम है वो हमेशा ही कांस्टेंट आएगा। मतलब चाहे एक एक टर्म ले लो, चाहे दो दो ले लो, चाहे पाँच पाँच ले लो, चाहे सारे टर्म ले लो, उनका ए एम बराबर ही आएगा। ये ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, ए एम ऑफ नंबर्स, ये नहीं लिखना चाहिए, इससे पहले क्या लिखा हमने, फॉर एन ए पी। मतलब ये प्रॉपर्टी ए एम निकालने के लिए तो ए पी होना कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर ए पी में है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। तो फॉर एन ए पी, ए एम ऑफ नंबर्स टेकन symmetrically from the beginning and from the end, ये ठीक है, will be constant, ये ठीक है, and will be equals to the middle term, ये ठीक है, if number of terms is odd। मतलब अगर हम टोटल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लें तो एक मिडिल टर्म आएगा। जैसे अगर 3 लिया तो उसमें जो दूसरा टर्म है वो मिडिल टर्म है। अगर हमने 5 लिया तो जो थर्ड टर्म आएगा वो मिडिल टर्म आएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तो एक मिडिल टर्म तो आएगा ही नहीं, फिर या तो दो मिडिल टर्म आएंगे। तो उस वाले केस में क्या होगा कि वो जो दो मिडिल टर्म आ रहे हैं उनके ए एम के बराबर हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू मिडिल टर्म अगर वो ऑड है तो, ये ठीक है। और ए एम ऑफ मिडिल टर्म्स, ए एम ऑफ मिडिल टर्म्स इफ नंबर, ये नो नहीं है, नंबर है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, ये ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है वो समझा देते। मान लिया हमने कि लेट ये A1 A2 A3 ऐसे करके AN-1 AN, ये मान लिया एक AP है, ठीक है। तो अब हमने वैसे शुरू किया कि मान लिया इधर से पहला टर्म उठाया A1, आखिरी से पहला टर्म उठाया वो AN आएगा, इन दोनों का AM, ये ठीक है। सिमेट्रिक उठा लो चाहे कितने भी उठा लो। मान लिया हमने इधर से दूसरा उठाया, इधर से दूसरा उठाया, मतलब A2 प्लस AN-1, इनका AM बराबर ही आएगा। या फिर हमने इधर से मान लिया दूसरा और तीसरा उठाया तो फिर आखिरी से भी दूसरा तीसरा उठाना पड़ेगा, मतलब A2 प्लस A3 प्लस AN-1 प्लस AN-2 होल डिवाइडेड बाई, अगर इस बार चार नंबर लिए तो AM निकालने के लिए चार से डिवाइड करेंगे, ये सारे AM बराबर आएंगे, ये ठीक है। या फिर मैंने बोला कि शुरू से मैंने दूसरा उठा लिया, फोर्थ उठा लिया और मान लिया सेवेंथ उठा लिया, तो फिर आखिरी से भी दूसरा उठाओ, ये ठीक है, फोर्थ उठाओ और सेवेंथ उठाओ। तो अब 6 नंबर सेलेक्ट हो गए, तो होल डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, इधर से और आखिरी से सिमेट्रिक टर्म है ये कैसे पता लगेगा, वो बहुत आसान है। लोअर सबस्क्रिप्ट का समेशन n+1 होना चाहिए। जैसे यहाँ ये 1 है और ये n है, इन दोनों का सम क्या हो गया n+1, ये 2 है और ये n-1 है, तो इन दोनों का सम भी n+1 हो गया। तो अगर A7 है तो आखिरी से सातवां टर्म कौन सा होगा, उसका लोअर सबस्क्रिप्ट और 7 ऐड होके n+1 हो जाना चाहिए। तो इसलिए वो क्या होगा n-6, तो n-6 और 7 ऐड करके n+1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो अभी ऊपर लिखा है वो ये लिखा हुआ है, ये सब बराबर आएगा, ये ठीक है। और किसके बराबर आएगा, मिडिल टर्म के बराबर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, मतलब अगर n ऑड है तो, अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा, मतलब तुम उसको ऐसे देखोगे, अगर मान लिया ऐसे लिखा है A1 A2 A3 A4 A5 A6, मान लिया A7, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिखे, तो उसमें मिडिल टर्म कौन सा है, ये वाला टर्म मिडिल टर्म है। तो ये 4 कैसे आया, अगर 7 है तो 7 + 1/2,
इतने बार टर्म जो होगा, ये ठीक है, वो मिडिल टर्म हो जाएगा। तो अगर n है तो हो जाएगा a n+1/2, ये मिडिल टर्म होगा। ये ठीक है, इफ़ n इज़ ऑड। अगर n ऑड है तब तो ये हो जाएगा। ये n+1/2 से a को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये a का लोअर सबस्क्रिप्ट है। जैसे यहाँ पे a4 लिखा है तो यहाँ पे 4 की जगह ये लिखा है n+1/2, ये समझ में आना चाहिए। अगर मान लिया इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाए a1 a2 a3 a4 a5 a6, तो इस वाले केस में ये दोनों मिडिल टर्म हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली 6/2 से आ गया और ये उससे एक ज़्यादा। तो अगर n इवन है तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा? एक तो सीधा ही n/2 कर दिया और एक उससे ज़्यादा। ठीक है, तो अगर n ऑड है तब तो इसके बराबर हो जाएंगे ये सारे m, ये भी ये भी ये भी सब बराबर ही आएगा। और अगर n इवन है तो एक मिडिल टर्म तो ये हो जाएगा an/2 और एक इससे अगले वाला /2। ये वापस जैसे a2 लिख रहे हैं तो ये 2 की जगह लिखा हुआ है, ऐसे ही a3 लिख रहे हैं तो ये 3 की जगह लिखा हुआ है। ये ठीक है, इफ़ उसने क्या बोला था स्टेटमेंट में, क्या बोला था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तब तो मिडिल टर्म के बराबर हो जाएगा सीधा सीधा, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो मिडिल टर्म के a1 am के बराबर हो जाएगा। तो मिडिल टर्म ये हो गए an/2 और an/2, इनका am मतलब /2 इफ n इज इवन, ये होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बट अगेन दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली फॉर AP। ए एम या अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए AP में नंबरों को होना जरूरी नहीं है, वो तो कुछ भी हो जाए नंबर, ए एम तो निकल ही आएगा। बट अगर AP में है तो ये एडिशनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अच्छा अगर हमने सारे नंबर ले लिए तो भी चल जाएगा, मतलब दिस दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू a1 + a2 + a3 प्लस एंड सो ऑन। अगर हमने सारे ले लिए तो ये सारे टर्म सिमेट्रिक ही हो जाएंगे फिर भी, दिस इज ऑल्सो वैलिड। बस ये वाला एम कांस्टेंट कब रहेगा? अगर शुरू से पांचवा टर्म आया है ऊपर न्यूमरेटर में तो आखिरी से भी पांचवा आना चाहिए, बस। तो सारे टर्म लेने से वो हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, लेट so a1 a2 a3 a29 is an AP, ये ठीक है, such that a1 + a3 + a29 + a27 is equals to 48। ये ठीक है, देन फाइंड सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, पहले तो अगर इस क्वेश्चन को एनालाइज करना चाहूँ नंबर ऑफ वेरिएबल है नंबर ऑफ इक्वेशन के टर्म्स में, अब उसने बोला कि a1 a2 a3 अप टिल a29 AP है। AP है तो मान लिया हमने, ऐसे मान लिया a+d a+2d a+3d ऐसे मान लिया। तो उसमें तो दो वेरिएबल आ गए, एक a आ गया और एक d आ गया। उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, सही है। बट क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि a और d सॉल्व हो जाए। ठीक है, मतलब a और d तो इंडिविजुअली सॉल्व नहीं होगा, बट फिर भी उसने सम तो पूछा ही है। उसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उतना नंबर ऑफ इक्वेशन नहीं है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेरिएबल को इंडिविजुअली सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में कम है। उसका ये मतलब नहीं क्वेश्चन गलत है, उसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमें ए और डी को इंडिविजुअली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? वो इसलिए नहीं पड़ेगी, इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लिया हमें तीन वेरिएबल दे दिया जाए और एक ही इक्वेशन दे दिया जाए। मान लिया उसने बोला कि तीन वेरिएबल हैं अल्फ़ा बीटा गामा और उनके बीच में कोई रिलेशन दे रखा है, मान लिया इस तरह का कोई रिलेशन दे रखा है 50, और फिर उसने पूछा कि इसका वैल्यू बताओ कि ये क्या होगा। तो पक्का क्या हो रहा होगा, क्यों यहाँ तो तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन चाहिए अगर हमें अलग अलग सॉल्व करना है।
अगर मान लिया एक ही इक्वेशन दे रखा है तो पक्का क्या हो रहा होगा, इस इक्वेशन में जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो इसी फॉर्म में आ जाएगा अपने। मतलब जो उसने पूछा होगा अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूं तो वो मान लिया कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो इसका वैल्यू सीधा सीधा यहाँ यूज़ हो जाएगा। या अगर हम प्रेजेंट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर मैंने मान लिया कि ये टर्म ए है, ये ए प्लस डी है, ऐसे करके मान लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने रखा और मान लिया। अभी क्वेश्चन तो हम सॉल्व वैसे ऐसे करेंगे नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब हमने यहाँ पे रखा तो मान लिया कुछ ऐसे आ गया कि 4a प्लस 7d इज इक्वल टू 48, मान लिया कुछ ऐसे आ गया। तो उस बात का मतलब क्या है कि अगर उसने बोला ना कि फाइंड सम ऑफ दिस, तो जब हम सम निकालेंगे तो सम इसी के टर्म्स में आ जाएगा, पक्की बात है। अगर क्वेश्चन सही है तो करके देख भी सकते हो तुम अपने आप, ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट हम करेंगे ऐसे नहीं। हम तो जो अभी हमने समझाया उसके हिसाब से देखा। इसने क्या बोला है कि सारे टर्म का समेशन चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो टर्म लिखे हुए हैं इसमें तुम इसको ऐसे देखो, यहाँ से 1 और 29 का सम कितना हो गया 30, 3 और 27 का सम कितना हो गया 30। मतलब ये तो सिमेट्रिक टर्म लिखे हुए हैं, क्योंकि 29 टर्म लिखे हैं तो n का वैल्यू 29 हो गया। और अभी हमने ऊपर क्या समझाया था कि अगर हम लोअर सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 4 ऐसे लिखें तो जो सिमेट्रिक टर्म होगा बिगनिंग से एंड से, उनके लोअर सबस्क्रिप्ट का समेशन n+1 आएगा। तो वो यहाँ पे आ रहा है 30। उसका मतलब है कि ये जो 4 टर्म है ये बेसिकली बिगनिंग से एंड से सिमेट्रिक टर्म्स हैं। तो जो अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी लिखा है या जो रिजल्ट बोला है कि सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स का am बराबर आता है, वो हमने अप्लाई कर दिया। कैसे अप्लाई कर दिया? एज am ऑफ, ये ठीक है, सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज कांस्टेंट हैंस। तो अगर मैंने ये 4 टर्म लिए विच इज सिमेट्रिक, तो इनका जो am आएगा, तो 4 टर्म है तो am निकालने के लिए बाई 4 आ जाएगा। वो किसके बराबर आ जाएगा? अगर मैंने सारे टर्म ले लिए a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन a29, तो ये 29 टर्म है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 29 से। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये 48 है, तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 48/4 इज इक्वल्स टू, इसको सिग्मा ए आई लिख दिया, या i इज इक्वल्स टू 1 से 29। दिस इम्प्लाइज सिग्मा ए आई इज इक्वल्स टू 1 से 29। इसको उधर ले गए तो ये तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 इंटू 29। क्वेश्चन उसने यही पूछा है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये सम ऑफ ऑल टर्म्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा। यही रिक्वायर्ड सम है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया बस। नेक्स्ट नोट क्या है? दैट इज इंसर्शन ऑफ एम्स, मतलब अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, ये ठीक है, टू नंबर्स। ये ठीक है। बेसिकली अर्थमेटिक मीन बोलना अलग बात है और अर्थमेटिक मीन्स बोलना अलग बात है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अर्थमेटिक मीन क्या है, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2। ये ठीक है, ये सही बात है, पहला चीज़। दूसरा, ऑल्सो अगर मैंने इन तीनों नंबरों को ले लिया ए प्लस बी बाई 2 और बी, तो ये तीनों ए पी में होगा, ये भी सही बात है। ये ठीक है। तो अगर मैंने बोला ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन, मीन्स नहीं, प्लूरल नहीं, सिंगुलर। अगर मैंने बोला कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा ए और बी का, तो वो तो यही होगा ए प्लस बी बाई 2। ये बोलना तो अलग चीज़ है,
बट इस आर्टिकल में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये सेकंड पॉइंट है, ये ठीक है। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है कि पहले तो हमने लैंग्वेज लिख लिया, फिर आई विल एक्सप्लेन। A1 A2 A3 and up till AN are called, ये ठीक है, N AMs, ये प्लूरल है, अर्थमेटिक मीन्स लिखा हुआ है, मीन नहीं लिखा है, मीन्स, ये ठीक है। बिटवीन A and B if A, A1 A2 A3 and so on up till AN, B, ये ठीक है, is an AP। सही है। अगर मैंने बोला कि ए और बी का AM क्या होगा, ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो हम आंसर पहले वाले पॉइंट से देंगे, वो होगा A+B/2, ये ठीक है। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में, मान लिया उसने ये बोला कि हमने 5 अर्थमेटिक मीन रखा, तो इस 5 का मतलब क्या है कि हमें ऐसे 5 नंबर निकालने हैं ए और बी के बीच में, जिससे कि हम ए और बी और उन 5 नंबर को मिला के एक AP बना पाए, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो अगर मैंने ये बोला ना कि ए और बी के बीच में पहला अर्थमेटिक मीन कौन सा है, तो वो A1 है, दूसरा अर्थमेटिक मीन कौन सा है, वो A2 है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का मतलब कुछ अलग है, ये समझ में आता है। अर्थमेटिक मीन्स अगर हमने बोला तो अगर मान लो कि ए और बी के बीच में हमने 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, तो उसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में ऐसे करके हमें 5 नंबर चाहिए, 3 4 5, इक्वी डिस्टेंट होगा, ताकि ये जो 7 नंबर्स हैं, 5 तो बीच में और ए और बी, इनको मिला के जो 7 नंबर्स आए वो एक AP में आ जाए, ये ठीक है। अर्थमेटिक मीन्स का मतलब ये है कि अगर उसने बोला कि ए और बी के बीच में 10 AM इंसर्ट करो, तो उसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में हमें 10 नंबर चाहिए जो ए और बी के साथ मिलके AP बना दे, बहुत सिंपल है। तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन ये पूछना है कि ए और बी का AM क्या है, तब तो A+B/2। अगर वो पूछे कि ए और बी के बीच में पहला AM क्या है, तो पहला AM बोलने से मतलब उसका चेंज हो गया। फिर तो पहला AM का मतलब क्या है कि उसके बीच में हमने सम नंबर ऑफ AM इंसर्ट किया होगा, उनमें से वो पहला नंबर चाहिए। तो अगर वो कभी भी ये क्वेश्चन पूछा है ना कि ए और बी के बीच में पहला AM क्या है, तो फिर वो ये भी बताएगा कि कितना AM इंसर्ट किया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लिया हमने 3 ही AM इंसर्ट किया, ये ठीक है, या फिर हमने 4 AM इंसर्ट किया, A1 A2 A3 A4 और B, तो ये दोनों सिचुएशन अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ पे जो A1 है और जो यहाँ पे A1 है वो अलग अलग आएगा ऑफ कोर्स, ये ठीक है। यहाँ पे तो इस वाले केस में तो हमें ए और बी के बीच में 3 ही नंबर चाहिए ऐसे करके जो इक्वी डिस्टेंट है। इस वाले केस में हमें ए और बी के बीच में ऐसे करके 4 नंबर चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस सेम तो रहेगा नहीं, मतलब 4 इंसर्ट करने पे जो A1 आएगा और 3 इंसर्ट करने पे जो A1 आएगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इनफ। अब काम की बात करते हैं कि निकालेंगे कैसे, ठीक है। हमने क्या बोला कि कैपिटल A1 को हम फर्स्ट AM बोलेंगे, इसको सेकंड AM बोलेंगे, इसको थर्ड AM बोलेंगे एंड सो ऑन। ये nth AM है, फिर B टर्म होंगे, ये एक AP है, ठीक है। इस AP का मान लिया कॉमन डिफरेंस कितना है, मान लिया D है, से मतलब मान लिया, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज D, ठीक है। अब तुम ऐसे देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, D। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 2D। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 3D। अच्छा, इस AP में कितने टर्म है, ये जो लिखा हुआ है वो n+2 टर्म्स है। n तो बीच में हो गए, A एक हो गया और B आखिरी में हो गया, तो टोटल कितने टर्म्स आ गए, n+2। A के साथ डिफरेंस निकालना है, तो अगर A3 है तो 3D है, A2 है तो 2D है, तो अगर AN होगा तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, n टाइम्स D। तो अगर A और B के बीच में बोलें तो कितना डिफरेंस होगा, एक और ज़्यादा, n+1 टाइम D। क्या बोला हमने कि A और B के बीच में इतना डिफरेंस होगा, तो उसका मतलब क्या है कि B-A शुड बी n+1 टाइम्स D, ठीक है।
या फिर d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। ठीक है, अब अगर कॉमन डिफरेंस निकल आया और हमें पता है कि फर्स्ट टर्म ये है, तो अब a1 a2 निकाल सकते हैं। इस AP के लिए a1 तो दूसरा टर्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो a1 को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट am। ये ठीक है, बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू a1 विच इज a प्लस डी, विच इज a प्लस डी का वैल्यू कितना है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा LCM लेने के बाद वो निकाल के देखना, सिंप्लीफाई करके देखना, ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड AM बिटवीन ए एंड बी वो हो जाएगा a2, वो हो जाएगा a प्लस टू डी, वो हो जाएगा a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो दिस विल बी, इसे भी सिंप्लीफाई करके देखना, ये आ जाएगा, ये a2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड AM a3 बराबर, अच्छा पैटर्न भी देख सकते हैं, a1 में b के साथ कितना लिखा हुआ है 1, a2 में b के साथ कितना लिखा है 2, तो a3 में क्या लिखा होगा 3, डिनोमिनेटर में सबके n प्लस वन लिखा है ये। ठीक है, a1 में अगर मैंने a के कोफिशिएंट और b के कोफिशिएंट को जोड़ा तो n प्लस वन आ जाएगा, a2 में इसको और इसको जोड़ा तो भी n प्लस वन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी n प्लस वन आ जाना चाहिए, तो उसके लिए ये n माइनस टू होना चाहिए। तो ये हो गया। तो अब तो बहुत सिंपल है, तो अब तो जनरल टर्म में ले सकते हैं, kth am क्या हो जाएगा, a के, अगर यहाँ 3 है तो 3 भी आया है, k है तो k भी आ जाएगा, प्लस a के साथ क्या होना चाहिए, वो नंबर जिसको इसमें ऐड करके n प्लस वन आ जाए, तो हमने ऐसे लिख दिया n प्लस वन माइनस के अपॉन डिनोमिनेटर में n प्लस वन। ये आपका kth am आ गया। ठीक है, बस ये तरीका हो गया। अगर हमें ए और बी बता रखा है, मान लिया उसने लगे एक का वैल्यू 2 दे रखा है, एक को 5 दे रखा है, तो निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरा देखने का तरीका ये भी है, अगर तुम समझ में आ जाए तो, जो बहुत ईजी है ये। ठीक है, उसको याद रखना ही बहुत ईजी है।